खेती का प्रमुख मौलिक आशयों में से एक है जमीन की उर्वरता या खेत की उर्वरता। वही सफल किसान है जो जमीन की उर्वरता को पहचानता है, बनाना जानता है और बनाए रखता है। तो भूमि की उर्वरता क्या है? भूमि की उर्वरता का मतलब है खेत के ऊपरी सतह में कार्बन, माइक्रोब्स, सॉइल लाइफ, मिनरल्स का संतुलन बना रहता है। उस संतुलन की वजह से उसके अंदर पोरोसिटी, उसके अंदर सॉइल लाइफ, ये सब पूरा अपना काम करती रहती है। और जमीन में जो मिनरल्स है, भूमि में जो भी पोषक तत्व हैं, उनको सीधे पौधा नहीं लेता है। तो पौधे को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता, और सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता के लिए उसके टेम्परेचर का मेंटेन रखना, माने ह्यूमस जिसको कहते हैं, और उसमें ऐसी परिस्थितियां बनी रहना जिसकी वजह से वहाँ पर ये माइक्रोब्स सदा सदा बने रहें। तो इसको कहेंगे कि भूमि की उर्वरता। इसको बनाए रखने के लिए प्रारंभ में ज़रूरत होती है गोबर की, सूखी टहनियाँ, पत्तियाँ और कुछ हरी चीज़ें, जिससे सेलुलोज, जितनी हरी पत्तियाँ हैं वो सड़कर सेलुलोज में चेंज होती हैं और ग्लूकोज में चेंज होती हैं, और ग्लूकोज टूट के नाइट्रोजन में या उन ऐसे पोषक तत्वों में कन्वर्ट होता है जो पौधे के पोषण के लिए आवश्यक है, माने नाइट्रोजन के और कार्बन के संतुलन को पूरा करता है। तो इस तरह से एक ऐसे खाद की ज़रूरत है। तो हम 3 प्रकार के खादों की आवर्तनशील खेती में रिकमेंडेशन करते हैं, और उसका आकलन कैसे करें कि किस खेत में कितनी खाद डालें। तो जिस खेत में जितना हम उत्पादन लेते हैं या लेना चाहते हैं, जैसे 1 एकड़ में मान लीजिए 10 कुंतल हम गेहूं लेते हैं, तो 10 कुंतल भूसा हुआ, तो दोनों मिलाकर 20 कुंतल हुआ। ये 20 कुंतल को हम टोटल कंटेंट मान लेते। अब हमें उस 1 एकड़ में 20 कुंतल से अधिक 25 कुंतल के आसपास प्रतिवर्ष खाद देनी है। तो वो सबसे अच्छा तरीका है ये नाडेप। नाडेप में 1/3 हिस्सा सूखी पत्तियों का, टहनियों का, 2/3 हिस्सा हरी पत्तियों को महीन महीन कुतर कर, या ऐसे भी डाल सकते हैं, वो काम एक ही करना है। यदि जल्दी करना है तो उसको महीन कुतर देते हैं, यदि हमें जल्दीबाजी नहीं है, 50-60 दिन 70 दिन का हमारे पास समय है, तो वैसे भी उसको टूट जाना है। और 1 हिस्सा गोबर। तो गोबर में संतुलन बनाए रखने के लिए 4 प्रकार का गोबर चाहिए। माइक्रोब्स के लिए गाय का गोबर चाहिए, और गोमूत्र भी हो सके तो बढ़िया है। मिनरल्स की आपूर्ति के लिए बकरी का गोबर। कैल्शियम और फास्फोरस की आपूर्ति के लिए बतख है की बीट हो, या मुर्गियों की बीट हो, या किसी भी प्रकार के पक्षी की बीट हो। और कार्बन के लिए भैंस आदि, जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे माने जो और जीव जंतु हैं जैसे गधों का और या घोड़ों का जो बीट होती है, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह का भी एक अगर हम गोबर में संतुलन बना पाएँ, इसीलिए आवर्तनशील खेती में हम हर प्रकार के पशु पक्षी के रखने के लिए बात करते हैं कि सब प्रकार का गोबर मिल रहा है, और वो पूरा मिक्स होकर जब खेत में जाता है तो पूरा का पूरा कार्बन, नाइट्रोजन की भी संतुलन को बनाए रखता है, मिनरल्स को एडिबल फॉर्म में बनाए रखता है, और माइक्रोब्स बने रहते हैं। और माइक्रोब्स के लिए नीचे से सॉइल लाइफ का आना जाना बना रहता है। उससे वाटर हार्वेस्टिंग भी अधिक होती है, पानी की मात्रा भी कम लगती है, पानी को ज़्यादा दिन तक खेत रोकने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि तब भी हम देखते हैं कि उसमें माइक्रोब्स की कमी है, माने माइक्रोब्स को और ऊपर से देने की हमें ज़रूरत समझ में आती है, तो उसके लिए हम IMOs बनाते हैं। IMO का मतलब इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पुराना चावल है, बासी चावल है 1 दिन का। उस चावल को किसी लकड़ी के बक्से में, छोटे से बक्से में, मान लीजिए 9 इंच बाई 9 इंच बाई 9 इंच का एक बक्सा हो, उसको रख के एक ऐसी जगह रख दें, और अच्छी तरह से कपड़े से उसको बांध दें ताकि ऊपर से कोई कीट पतंगा ना जाए, और उसमें 3 दिन के अंदर माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं। उस माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जितनी मात्रा में चावल है, उससे उतनी बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर एक जार में रख दें, और उसको 4 परत कपड़े में ढांक के अंधेरी जगह में 7-8 दिन में आपके पास एक शानदार इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अब इसको आप खाद में भी दे सकते हैं, आप सिंचाई के साथ पानी में भी दे सकते हैं। उसको 36 घंटे पहले किसी पानी में उस IMO को घोल लें, और उसी पानी को हम खेत में
सिंचाई के माध्यम से दे दें, 36 घंटे में वही इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में घुल जाते हैं और फिर वो पहुंच सकते हैं। तो देने की विधि हम अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये माने दूसरी खाद ये है इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरी चीज़ खेत को ज़रूरत होती है और कभी कभी होती है शुरुआत में, बाद में यदि हमने उसका इकोसिस्टम पूरा बना लिया तो फिर बाद में ज़रूरत कम हो जाती है, क्योंकि स्वतः उसमें केचुए पैदा हो जाते हैं। यदि प्रारंभ में केचुए नहीं पैदा हो रहे हैं, माने ह्यूमस नहीं बन रहा है, तो हम केचुए की खाद भी कुछ मात्रा में उसमें प्रयोग कर दें, ताकि उस खाद से उस वातावरण में केचुए बनने शुरू हो जाएं। और केचुए दो काम करते हैं। एक काम तो करते हैं, पोरोसिटी बनाते हैं ज़मीन के अंदर, तो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से पानी ऊपर आने जाने के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी हो जाता है। दूसरा काम ये करता है, ह्यूमिक एसिड पैदा करता है। और पौधे के जर्मिनेशन से लेकर फल बनने तक ह्यूमिक एसिड की बड़ा रोल है। तो ह्यूमिक एसिड ऑटोमेटिक उसमें पैदा होने लगता है यदि एक बार हम प्रारंभ में केचुए की खाद प्रयोग कर दें। और एक बार आपके ज़मीन की उर्वरता बन गई तो उसको कैसे बनाए रखना है, तो उसके लिए फसल चक्र भी हो सकते हैं, उसके लिए मल्चिंग भी हो सकती है, उसके लिए और कौन कौन से तरीके उसको बनाए रखने के लिए हैं, फिर वो उसमें बात होती है। जब हम फसलों के बारे में डिटेल में बताते हैं, जानते हैं, तब हम जान सकते हैं कि कैसे हम उसको ढककर माने एक्स्ट्रा मल्चिंग से, सूखे चारे की मल्चिंग से किस प्रकार से हम इस उर्वरता को लगातार बनाए रखते हुए हम अपना उत्पादन लगातार बढ़ाए रख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी समय पर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।